गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल वाले हमने जो कल क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द। ये ऐसी सार्थक ध्वनि जो कोई किसी प्रकार का हमें अर्थ देती है वो शब्द कहलाती है। शब्दों में हमने पढ़ा था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, अर्थात कि वे शब्द जो वे ध्वनियां जो किसी अर्थ को ग्रहण किए हुए होती है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द वे ध्वनियां जो बिना अर्थ की होती है, अर्थात कि उनका कोई अर्थ नहीं होता है। यदि हम उन्हें बोलते हैं तो सामने वाले को उसका कोई भी अर्थ ग्रहण नहीं होता। जैसे मैंने बोला कलम, कलम यानी हम निकाल सकते हैं कि पेन। और अगर मैं बोलूं मलक या ऐसा कोई शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होगी तो वो बिना अर्थ वाला शब्द निरर्थक शब्द कहलाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था स्रोत या उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कल हमने देखा था स्रोत या फिर उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि स्रोत कहते किसे हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का मूल स्थान स्रोत कहलाता है या उद्गम या वो उत्पत्ति कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण भी देखा था कि गंगा पवित्र नदी है, गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है, अर्थात कि गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। उसी प्रकार जब शब्दों का वर्गीकरण किया गया तो पहला जो शब्द था वो इसमें वर्गीकरण किया गया स्रोत के आधार पर, उसका भेद निकाला गया। उसमें है तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। अब आप देखिए तत्सम शब्द किसे कहा जाता है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और हिंदी में सीधा का सीधा प्रयोग कर लिए गए हैं। अर्थात कि हम कह सकते हैं कि बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से यदि कुछ शब्द हिंदी में आ गए हैं, उन्हें प्रयोग कर लिया गया है या हिंदी द्वारा ग्रहण कर लिया गया है तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हस्त और कर्ण। दूसरा है तद्भव शब्द, वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में स्वीकार किए गए हैं, आए तो वो संस्कृत से है या किसी अन्य भाषा से आए हैं, संस्कृत से आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया, उन शब्दों में कुछ मेल जोल किया गया है, ऐसा परिवर्तन किया गया है और फिर उनको हिंदी में स्वीकार किया गया है। देखिए आप, संस्कृत में हस्त को हम हाथ बोलते हैं, कर्ण को हम कान बोलते हैं, लेकिन हाथ और कान भी हम कहते हैं ना कि हम हाथ से लिखते हैं, कान से सुनते हैं। तो जो ये कान और हाथ है वो संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत के शब्दों को सीधा का सीधा जब प्रयोग किया जाता है तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं और जब उसमें परिवर्तन करके प्रयोग किया जाता है तो वो तद्भव कहलाते हैं, जैसे हाथ और कान। उसके बाद आता है देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द वे होते हैं जैसे खटखटाना। देशज, देशज शब्द का अर्थ है देश, अर्थात कि कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि यानी कि ग्रामीण संस्कृति से जन्म लेने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा के वे शब्द जो हिंदी की प्रकृति के अनुसार स्थानीय बोलियों, उपभाषाओं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हिंदी में लिए गए हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो ग्रामीण संस्कृति से लिए गए हैं, जैसे खटखटाना, लपटाना, भड़बड़ाना, अर्थात कि जो गांव में जो भाषाएं बोली जाती है उनमें से कुछ शब्द चुनकर यदि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विदेशी शब्द। विदेशी का क्या अर्थ होता है? विदेशी का अर्थ ही होता है कि जो विदेश से हमारे पास शब्द विदेशी भाषाओं से जो हमारे पास आए हैं, संस्कृत तथा हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी भाषा से यदि कोई शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो वो विदेशी शब्द कहलाता है। जैसे स्कूल, कॉलेज, हम स्कूल को विद्यालय कहते हैं, कॉलेज को महाविद्यालय कहते हैं। लेकिन ये जो स्कूल और कॉलेज जो शब्द हैं वो कहाँ से आए हैं? विदेशी भाषा से आए हैं और ये ऐसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। स्रोत के आधार का अंतिम है संकर शब्द, जैसे मांग पत्र, मांग प्लस पत्र, पान दान, पान प्लस दान। संकर शब्द किसे कहा जाता है? संकर शब्द स्रोत के आधार पर हम कह सकते हैं कि संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं। अब आप ये देखिए, मांग, मांग पत्र हिंदी प्लस
संस्कृत मांग जो है हिंदी का शब्द है और पत्र संस्कृत का शब्द है। दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे पानदान, पानदान हिंदी और फारसी से मिलके बना है। पान हिंदी का शब्द है और दान उसका फारसी का शब्द है। वैसे ही रेलगाड़ी यानी कि अंग्रेजी और हिंदी से बन के बना है। और जैसे सील बंद जेल खाना अंग्रेजी और फारसी से। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि स्रोत के आधार आधार पर तत्सम तत्पव देशज विदेशी और संकर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी भेद बताए गए हैं, वो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब आप कह सकते हैं कि कि रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। अब रूढ़ शब्द अपने आप में पूर्ण और एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम मूल शब्द भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे शब्द जो अपने आप में ही प्रयोग होते हैं और मूल रूप में आते हैं, इसीलिए इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। जैसे कमल और कलम। फिर है यौगिक शब्द। योग का मीनिंग ही होता है योग। हम जैसे मैथ्स में हम देखते हैं कि प्लस करते हैं, जब हम प्लस करते हैं तो उसको योग कहते हैं। तो यौगिक शब्द अर्थात कि दो शब्दों से मिलके बनने वाला। जो शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से यानी कि दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देवालय, रेलगाड़ी, देव प्लस आलय, रेल प्लस गाड़ी। अर्थात कि दो शब्दों से मिलके बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द जब दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनेंगे तो वो भी यौगिक शब्द की तरह ही दो शब्दों से मिलकर, लेकिन आप देखेंगे विशेष अर्थ में परिवर्तन विशेष अर्थ देते हो, विशेष अर्थ में रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध हो जाए, वे योगरूढ़ कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जो रूढ़ शब्दों से दो रूढ़ शब्दों से मिलके बनेगा, लेकिन उनका अर्थ कोई तीसरा ही निकलेगा। जैसे लंबोदर, पीतांबर पीला है, अंबर जिसका यानी कि पीला है पहनावा जिसका, लंबोदर जिसका लंबी है जिसकी उदर, उदर यानी पेट, श्री गणेश। कहने का तात्पर्य है कि वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलके बने हैं, लेकिन उसका अर्थ कोई तीसरा ही निकलता है या किसी प्रसिद्धि के लिए निकलता है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द जो अपने आप में एक ही अर्थ देते हो, एकार्थी। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मात्र एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, वो एकार्थी अर्थ। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम कोई शब्द बोलते हैं, वो सिर्फ एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो एकार्थी होता है। अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका प्रयोग हम अनेक अर्थों के लिए कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया हार। अब यदि मैं बोलती हूँ कि कृष्ण ने गले में हार पहना है, तो आप सब समझेंगे कि हार का मीनिंग माला। और मैं कहूँ कि सुदामा कृष्ण से हार गए, तो भी आप समझेंगे कि सुदामा की पराजय हो गई। वे शब्द जो अनेक अर्थ देते हैं, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक नहीं अपितु अनेक अर्थों में किया जाता है, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर आता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, वही यहाँ पर है समानार्थी, यानी एक ही अर्थ के बहुत सारे अर्थ निकलना। जैसे घर, घर का हम कह देंगे आलय, निकेत, सदन। उसी कमल यानी पंकज, नीरज, जलज। उसके बाद आता है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक शब्द आप सबको पता है। विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द। दुख का सुख, अच्छा का बुरा, ऊपर का नीचे, मोटा का पतला, ये सारे शब्द क्या है? विपरीतार्थक शब्द है, अर्थात की विलोम शब्द। अब आपको समझ में आया होगा कि शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। अब हम समझ सकते हैं कि जब जो शब्द होते हैं वो क्या होता है कि हमें शब्दों का ऐसा प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद प्रयोग के आधार पर जो रह गया है वो होता है, प्रयोग के आधार पर भी दो भागों में, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनका मूल जिनका रूप प्रयोग के अनुसार बदल जाता है। अर्थात कि यदि हम जिन शब्दों को कहीं पर प्रयोग करते हैं, तो लिंग, वचन, कारक इनके अनुसार वो शब्द अपने आप को बदल लेते हैं।
जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का, लड़की। दूसरा है प्रयोग के आधार पर अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के अनुसार नहीं बदलता, अर्थात ऐसे शब्द जिनका रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं आता, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे धीरे धीरे, परंतु। अब हमने पढ़ा, सारे सब कुछ देखा, जैसे रचना के आधार पर देख लिया हमने, स्रोत के आधार पर देख लिया, अर्थ के आधार पर देख लिया, प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो अपने आप को बदल लेते हैं, अविकारी शब्द जो कि किसी भी परिस्थिति में चाहे लिंग, वचन, कारक, क्रिया किसी भी प्रकार से लगी हो, वो अपने आप को नहीं बदलते। उदाहरण अविकारी का हम उदाहरण देख सकते हैं, धीरे धीरे, परंतु। विकारी में लड़का, लड़के आदि। इन सबको पढ़ने से शब्द की जो वर्गीकरण है वो हमें अच्छे से समझ में आता है। ओके बेटा।